नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे जो अपनी सीडीपी स्पेशल सीरीज चल रही है उसके 8th पार्ट की। आज भी हम सोशलाइजेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ जो नए लोग हमें देख रहे हैं उनके हम कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताते रहेंगे, ताकि आपको सभी टीचिंग एग्जाम सीटेट, रीट, एचटेट, DEET भी सभी में जो सीडीपी का पोर्शन आता है उसमें कोई समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए, जो मीडिया है, मास मीडिया है, वो मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, उसके अंदर आता है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा कथन इसमें से सही है। देखते हैं। संचार, पहला ऑप्शन है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो जो मीडिया है वो एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज़ को बेचने खरीदने के लिए सिर्फ इसी के लिए है, तो ये बात तो मतलब सही नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। दूसरा है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? सामाजिकरण है वो उसमें फैमिली हो गई, फैमिली मेंबर्स हो गए, वो प्राइमरी एजेंट है। बाकी स्कूल होगा, पीयर्स हो गए, नेबरहुड हो गए, जो मीडिया है वो केस में आते हैं सेकेंडरी में। तो ये बात भी गलत है। दूसरा है, मतलब सी है ऑप्शन, जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये बात कहीं ना कहीं सही है। देखिए कैसे, पहले जो कुछ रूढ़िवादिता थी हमारे समाज में, वो मीडिया के थ्रू जो सीरियल आते हैं, जो मूवीज़ बनती हैं, उनमें कुछ प्रथाएं होती हैं। जैसे पहले घूंघट प्रथा चलती थी, दहेज प्रथा चलती थी, और अशिक्षा थी, बालिका को मतलब लड़की को नहीं पढ़ाया जाता था, कुछ मतलब काफ़ी कुप्रथाएं थी। ठीक है, अगर टीवी में और पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, मूवीज़ बनती हैं, उनमें वो जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं, जिनसे जो लोगों की जो सोच है, थिंकिंग है, वो बढ़ रही है, ग्रो अप हो रही है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को समाज जो है, सोसाइटी वो अपना रही है धीरे धीरे। ठीक है, वो जो ऑप्शन नंबर सी है वो यही चीज़ें कहना चाहता है कि जो विश्वास है, मूल्य हैं, वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। वो सब किससे हो रहा है? मीडिया से। तो ये बात तो सही है। तीसरा है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्येक रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बात भी गलत है मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लें, समझ में अवश्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक सीखने में महत्वपूर्ण, या फिर क्या लिखा है, अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, सीखने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है, केवल आनुवांशिक बनावट। तो जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, मैंने बताया है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणन होता है। तो केवल आनुवांशिकता, तो ये बिल्कुल गलत है। भौतिक यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उससे हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, यानी मान लीजिए बिल्डिंग है स्कूल में, स्कूल के बच्चे नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, तो क्या उससे सोशलाइजेशन होगा या कुछ सीख पाएंगे हम? बिल्कुल नहीं। तो ये बात भी गलत। सामाजिक संदर्भ तथा संवेग, सोशल कंटेक्स्ट एंड इमोशंस, कुछ भी लर्निंग करने के लिए सोशल कंटेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ संवेग होंगे वो ज़रूरी है। तो ये बात सही है। परिपक्वता तथा फिजिकल अपीयरेंस, यानी आप दिखते कैसे हो, हैंडसम हो, दिखने में अच्छे नहीं हो, ये सारी चीज़ें लर्निंग के ऊपर इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इफ़ यू ज्वाइन ए टीचर फर्टर्निटी एंड चूज द ड्रेस लाइक, यानी कि बात यह है कि एक शिक्षक समूह से आप जुड़ते हैं, समूह के अन्य लोगों की ही तरह आप पोशाक धारण करने लगते हैं धीरे धीरे, मतलब जो समूह के और लोग धारण करते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनकी तरह ही आप कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, पोशाक जो होती है। और
तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं, किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ऑप्शन है समूह की आज्ञाकारिता का, मतलब ओबीडियंस है, मतलब किसी के आदेश को आप मान रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब आप किसी को मतलब एक जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनके अनुरूप कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं कि आप किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। समूह निर्देशन पालन की, ये भी नहीं होगा। तीसरा, समूह की अनुरूपता, यानी उनके अनुरूप जो समूह आपका मोस्टली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उनके अनुरूप पहनने कपड़े पहनने की जो आप कपड़े पहनने लगते हैं, तो उस चीज़ क्या करते हैं, समूह की अनुरूपता का, या फिर समूह की पहचान का, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपने पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, यानी जो क्लास होती है उसमें डाइवर्सिटी है, यानी कोई स्लो लर्नर बच्चा है, कोई गिफ्टेड बच्चा है, कोई किसी कल्चर है, कोई किसी कल्चर से है, तो उसको संभालने के लिए ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये तो। मतलब जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जिस कल्चर से बच्चा आता है हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, यानी कोई बच्चा दिखता कैसे, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, अमीर घर से हैं, गरीब घर से हैं, उसके बेस पे हम बच्चों को जांचेंगे, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तीसरी है शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ये बात सही है। जिस भी सोसाइटी से, जिस भी कल्चर से आते हैं बच्चे, उनको हम बेस बना के स्टडी करवाते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है कि उनके संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा है समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। इसमें क्या कह रहा है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनके ऊपर ध्यान न देने की बात कर रहा है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, यानी जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, मान लीजिए आपकी एक क्लास में, यानी बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें किसी में स्लो लर्नर है, कोई बच्चा गिफ्टेड है, कोई किसी सोसाइटी, यानी डाइवर्स क्लासरूम है आपका, क्लासरूम में डाइवर्सिटी है। तो उसमें जो कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग होती है, उसका क्या मतलब है, ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है केवल कभी कभी ही ऐसा प्रयोग होना, ये पूछा गया है कि एक अधिगम और समवयस्कों से सीखना, इसके आगे हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है केवल कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, यानी कि उनमें कंपैरिजन को बढ़ावा देता है। तो ये बात तो गलत है। हम विद्यार्थियों में कभी भी कंपैरिजन जैसी भावना, या क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस रहते हैं तो किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात गलत हो गई। दूसरा, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ना ही बच्चों को डिस्करेज किया जाना चाहिए। तीसरा है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना, और जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ठीक है। ये बात सही लग रही है कि जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि जो पीयर एक्सेप्टेंस है वो बढ़ सके, सामाजिकरण हो सके, ये बात सही लग रही है। तीसरा है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो पीयर ट्यूटरिंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसको किया ही नहीं जाना चाहिए और बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, इसके साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इफेक्टिव टीचर, यानी जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ठीक है। ऑप्शन है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। क्या ऐसा, ये मतलब ये इंक्लूसिव जो क्लासरूम है, इंक्लूसिव जो सेटअप है, एजुकेशन चल रही है, उसमें ये बात सही है। जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको टीचर ये कहेगा कि भाई तुम बहुत ज़्यादा
परिश्रम करो, ये करो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो अलग अलग कल्चर से बच्चे आए हैं उनके ऊपर टीचर ध्यान देगा, उनकी संस्कृति की जो जानकारी है उनको बाकी जो बच्चे हैं उनको भी देगा, ताकि वे भी उनकी संस्कृति के बारे में जान सके। और टीचर बेस बना के चलेगा उनकी संस्कृति, सोसाइटी की जो वो है बच्चे की लर्निंग में बेस बना के चलेगा, ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके। ये बात सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा। देखिए अनदेखी करेगा तो ये तो ऑप्शन हम बिल्कुल हटा देंगे, अनदेखी नहीं कर सकता। लास्ट ऑप्शन है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को के समूह बनाएगा, यानी इकोनॉमिकली जो बच्चे समान हैं उनके ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो ये बात भी मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसके साथ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्ष के माहौल की आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। यानी सिर्फ अच्छा व्यवहार सीखने में कक्ष का कोई मतलब ऐसा जो माहौल है, इन्वायरमेंट, सिर्फ अच्छा व्यवहार सिखाने के लिए नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो ये ऑप्शन हटा देंगे। ठीक है, दूसरा है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है? तो उनके जो सांस्कृतिक, जो उनकी लैंग्वेज है, भाषाई जो उनको ज्ञान है, उसको महत्व देकर उसका उपयोग करके, मैंने पहले भी बताया है कि शिक्षक जो है उसको बेस के रूप में यूज करेगा, उससे ऊपर उठ के उसको उपयोग करके बच्चों को शिक्षित करेगा। तो ये बात सही लग रही है। दूसरी बात है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करेगा, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। उनको हतोत्साहित नहीं करेगा, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगा, यानी बच्चों को सेग्रीगेट यानी बांटना तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। यानी इसमें जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि एलिमेंट्री क्लासरूम में जब बच्ची स्कूल में आती है, कक्ष में आती है, तो उसके साथ जो उसके कल्चरल वैल्यूज जुड़े होते हैं, उसके जो एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं, उसकी सोसाइटी में जिस कल्चर से वो आती है उनको, यानी वो जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। टीचर को उन्हीं को बेस बना के आगे पढ़ाई करवानी चाहिए और मतलब सिखाना चाहिए उन्हीं के ऊपर, तो उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, तो ये बात गलत है। दूसरा है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, नेगलेक्ट कर देनी चाहिए, ये बात भी गलत है। तीसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। उनका संचय कर, उनको भी शामिल करके उनका संचय करना चाहिए, उनको, यानी बात वही है कि उनको लेके चलना चाहिए, उनके ऊपर यानी बेस का काम करेंगे वो। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस होंगे बच्ची के पुराने, वो बेस का काम करेंगे, तो नेगलेक्ट वगैरह, अपेक्षा, ये सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन है कब सीखते हैं ये देखना हमें। जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी जो क्लास में एक्टिविटी होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, उस पे उसके ऊपर टीचर का पूर्ण रूप से कंट्रोल हो। ये चीज़ कह रहा है कि उसके ऊपर टीचर का ही पूर्ण रूप से कंट्रोल हो, तो क्या बच्चे प्रभावी रूप से सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे
पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो तथ्य हैं उनको, यानी कि सिर्फ जो तथ्य हैं या जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसको याद करना ही लर्निंग है। उससे सिर्फ प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट या लर्निंग नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, यानी सिर्फ कॉपी है इसमें तो ये भी नहीं प्रभावी तरीका है। लास्ट है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है, टास्क होता है, जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें अच्छे तरह से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जब बच्चे ऐसा करेंगे, यानी कि करके सीखते हैं, तो वे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है एक शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, यानी कंपैरिजन करे, ठीक है, और वो भी मैक्सिमम लेवल पे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए तो वैसे हट गया। दूसरा ऑप्शन है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, यानी कि ये है कि मान लीजिए अपनी जो जाति है, अपने समुदाय के बच्चे हैं उनको प्रमोट करे, बाकी को नेगलेक्ट कर दे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे। या फिर रिच पीपल हैं, मतलब जो बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं सिर्फ उनको बढ़ावा दे, तो ये चीज़ें गलत है। बच्चे टीचर के लिए सभी बराबर होंगे। तीसरा ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यानी जो कल्चरल डिफरेंस होते हैं बच्चों के उनको इग्नोर करे, तो ये बात भी गलत है। लास्ट है वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष न सभी, हाँ, वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, यानी जो यहाँ जो शिक्षक है, टीचर है, उसको चाहिए कि जितने भी, यानी क्योंकि क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है, विभिन्न कल्चर के बच्चे वहाँ पे आते हैं, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग, कोई गरीब है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है, सभी बच्चे आते हैं, डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में। तो उसको चाहिए कि वो इस प्रकार से कुछ करे कि लगना चाहिए कि वो सभी जो धर्म हैं उनका सम्मान करती है, सभी कल्चर का सम्मान करती है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यानी जो बच्चे होते हैं उनकी अगर टीचर पॉजिटिव तरीके से उनमें विश्वास रखे कि मान लो ये कहे कि हाँ तुम कर सकते हो, अच्छा करोगे, मुझे यकीन है, या फिर एक चीज़ ये है कि टीचर ये कह दे डायरेक्ट कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो गधे हो, या मतलब इस प्रकार की कोई भी बात अगर टीचर कहता है, ठीक है, तो वो तो जाएगी नेगेटिव। अगर ये कहता है कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा, मतलब इस प्रकार प्रोत्साहन वाली बात कहता है, तो तब विद्यार्थी। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब टीचर उनके ऊपर विश्वास दिखाता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तो बच्चे भी अंदर से मोटिवेट होते हैं कि हाँ सर कह रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एक बार। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो ये बात तो गलत है। तीसरा है विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। जब टीचर उनको मोटिवेट करता है और ये कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तो उनका विश्वास भंग हो जाता है, ये बात कहना गलत है। लास्ट ऑप्शन है किसी रूप से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल गलत बात है। तो क्यों कि जो बच्चे होते हैं वो प्रभावित होते हैं जब टीचर उनको कहता है कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो जाएगा, ऐसी चीज़ें बोलता है तो प्रभावित होते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 बचा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ऑप्शन है अपने पास
विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं हैं, ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का फैक्टर, और जब डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो लर्निंग हो जाएगी, ठीक है, यानी लर्निंग भी नहीं होगी। तो विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है ये कहना गलत है, तो ये बात भी गलत। दूसरी है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, तो मतलब वो आपस में संबंधित हैं, तो ये बात भी गलत है। दूसरा, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये बात भी गलत है। ये साथ साथ चलते हैं, मतलब किसी बच्चे का विकास अच्छा हो रहा है तो ऑब्वियस है कि उसकी लर्निंग भी अच्छी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कहना भी गलत है कि अधिगम की दर से काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। लास्ट है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर होते हैं, तो ये बात हमें सही लग रही है। जो विकास है और लर्निंग है वो आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर है, बढ़िया क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस आपको। चलिए नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो सामाजिकरण की परिभाषा है वो यही है कि जो बच्चे होते हैं उनको समाज के अनुसार, समाज में जिम्मेदार व्यक्ति, नागरिक बनाने के लिए वो कुछ जो हैबिट, स्किल्स, वैल्यूज होती हैं उनको अपने अंदर डेवलप करते हैं, उनके अनुसार अनुकूलित होते हैं, अडेप्टेशन उनमें आ जाती है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सामाजिकरण की ये परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, ये पूछा गया। तो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी कौन से होते हैं दोस्तों? जो डेप्रिवेटेड, यानी कि कैसे बताऊं मैं, जो बच्चे जिनको अवसर कम मिलते हैं, जिनको किसी चीज़ से का मतलब कमी रहती है, मान सकते हैं। मान लीजिए एक अशिक्षित इलाका है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता है, स्कूल में जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता, वहाँ पे वो वंचित समूह है। अगर किसी समुदाय में जो मतलब गरीब तबके का बच्चा है उसको नहीं भेजा जा रहा तो वो भी वंचित है। कहीं पे मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें जो टीचर है उसको ये लगता है कि मैथ वाले जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं वो मैथ अच्छे से सीख सकते हैं और लड़कियां नहीं सीख सकती, तो जो शिक्षक है वो लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देगा ना कि लड़कियों पे, तो वहाँ पे लड़कियां हैं, वंचित हैं, ठीक है। तो वंचित समझ में आ गया होगा कौन से होते हैं। अब शिक्षक क्या करेगा? उनकी सहभागिता को अच्छे से कम करने के लिए, कम नहीं मतलब अगर सहभागिता कम है तो उनको बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करेगा? ठीक है। अब है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेगा, बिल्कुल गलत बात है। टीचर ऐसा क्यों कहेगा? इस स्थिति को जैसी स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। जैसी स्थिति है उसी को स्वीकार कर लेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या आएगा? ठीक है। तीसरा है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यानी टीचर खुद ये सोच ले कि भाई इनसे तो कुछ होगा ही नहीं और इनसे आशा रखना भी बेकार है, तो ऐसा भी कहना गलत है। लास्ट ऑप्शन है, अपनी शिक्षण पद्धति पर पुनः विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी है उनको इवेलुएट करना चाहिए, उनको असेस करना चाहिए कि कहीं मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी में तो गड़बड़ नहीं है जिससे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तथा उनमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी है, वो है फैमिली, और द्वितीयक आ जाए तो स्कूल। इनके अलावा अब देख लेते हैं,
देखिए पहला ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार आ गया तो ये तो नहीं होगा सेकेंडरी में। परिवार एवं मीडिया तो ये भी नहीं होगा, परिवार आ गया। दूसरा है विद्यालय एवं मीडिया, तो विद्यालय है, हो सकता है। मीडिया भी सेकेंडरी में आता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मीडिया एवं पास पड़ोस। देखिए मीडिया एवं पास पड़ोस, तो इसमें देखिए मीडिया है सेकेंडरी में और पास पड़ोस कभी कभी प्राइमरी में हम मान सकते हैं, ठीक है। बट ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें विद्यालय आ गया, तो विद्यालय तो सेकेंडरी है ही है, ठीक है। और मीडिया को हम सेकेंडरी मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ये ज़्यादा इसमें अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। पिछले में पूछा था सेकेंडरी, और इसमें पूछा है गौण वाहक, वही है सेकेंडरी एजेंट। उसमें एजेंसी पूछी थी, इसमें जो एजेंट पूछे हैं। तो इसके अगर पूछें कि प्राइमरी एजेंट कौन है या फिर प्राइमरी एजेंट पूछे तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये सब आएंगे किसमें, प्राइमरी में। या फिर गौण का अपोजिट क्या होगा, मतलब मुख्य लगा लो, ठीक है। तो अब पूछा है गौण वाहक। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है विद्यालय एवं निकट परिवार के सदस्य, तो निकट परिवार के सदस्य तो प्राइमरी में आ जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा, गौण पूछा है। दूसरा है परिवार एवं रिश्तेदार, तो परिवार आ गया तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है परिवार एवं पास पड़ोस, तो परिवार आ गया तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है विद्यालय एवं पास पड़ोस, तो ये इसका हो जाएगा। जो गौण वाहक होते हैं सोशलाइजेशन के, उसमें विद्यालय आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, वही जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है। परिवार एवं पास पड़ोस, ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, या द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो हमें सीधा सा पता है कि ये जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं उनके साथ शिक्षक किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। ऑप्शन 1 है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, यानी उन बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए बोल देंगे, तो टीचर ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, ऑप्शन हटा देते हैं। हो सकता है कि जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था, जब हम पढ़ते थे तब ऐसा हो जाता था कि जो बच्चे नहीं पढ़ते थे टीचर उनको बाहर भेज देता था या कोई भी पनिशमेंट दे देता, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत जगह। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, पनिशमेंट आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, हटा देते हैं। तीसरा, हम उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है कि भाई टीचर जो बच्चे ध्यान नहीं देते उनसे बात करेंगे कि भाई तुम क्यों अरुचि दिखाते हो, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट है, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, यानी वही पनिशमेंट हो गई तो इसको भी हटा देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो अपना बच गया सी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। यानी कि जो एक क्लासरूम होता है उसमें विभिन्न कल्चर के बच्चे आते हैं, विभिन्न सामाजिक अलग अलग मतलब पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, तो जो सभी बच्चे हैं उनके अधिगम के अनुभव बढ़ते हैं। यानी कुछ न कुछ, सभी बच्चे अलग अलग संस्कृतियों के हैं तो सभी एक दूसरे की संस्कृति से कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ये कथन कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ठीक है। श्रेणीबद्ध का मतलब भाई जैसे अलग अलग बच्चे हैं,
अलग अलग कैटेगरी के, तो कैटेगरी वाइज यहाँ बैठेंगे कास्ट ए के बच्चे, यहाँ बैठेंगे कास्ट बी के, यहाँ कास्ट सी के, मतलब ऐसे। तो ये कहना तो गलत है। दूसरा है ये कथन ही गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो ये बात तो गलत है, कंपटीशन नहीं होगा इस चीज़ से। गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो ये बात भी गलत है, ठीक है। लास्ट है सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये बात सही है कि अलग अलग कल्चर के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं वो हैं, तो सभी बच्चे एक दूसरे से कुछ न कुछ स्किल्स सीखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या दोस्तों वो होती है जो हिडन करिकुलम होता है। हिडन करिकुलम का अगर बात करें, जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, एक टीचर है, उसमें स्किल मान लीजिए कोई भी मैथ सिखा रहा है वो, और उसको लगता है कि जो लड़के हैं वो मैथ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। क्या लगता है उसको, जो लड़कियां होती हैं वो नहीं सीख पाएंगी, ठीक है, मान लीजिए ये सोचता है, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बलात्मक, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं, फोर्सिबल लर्निंग थिंकिंग एंड बिहेविंग इन पर्टिकुलर वेज बाय इमिटेटिंग पीयर्स एंड टीचर्स, यानी कि जो फोर्सफुली लर्निंग करवाई जाती है, चिंतन होता है, और जो पीयर्स होते हैं उनको और टीचर्स का जो एक दूसरे से विशेष व्यवहार, ठीक है। तो क्या ये होगा। दूसरा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। इसका मतलब ये है कि मतलब डायरेक्ट नहीं कहना, इनफॉर्मल क्लू दे देना किसी भी चीज़ का, जैसे कोई अलग जाति से है, मतलब कुछ ऐसा है तो बातों बातों में टीचर कह देता है कई बार, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है प्रच्छन्न पाठ्यक्रम जो हिडन करिकुलम होता है, ठीक है। दूसरा है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण एवं प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण, तो ये भी गलत है। तीसरा है मूल्य एवं अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये इसके साथ ही जाते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो चुके 20 क्वेश्चंस, आज के लिए काफ़ी हैं। अभी 1-2 वीडियो और देखेंगे जिसमें सोशलाइजेशन के ही क्वेश्चन होंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको जो ये क्वेश्चंस थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल नोट्स 1 के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे आपको रीट, सीटेट, DSSP और भी बाकी जो टीचिंग एग्जाम है उनके नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे फ्री में। बाकी हमारा जो चैनल है स्पेशल नोट्स का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी हमें बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।